अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 10th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने CSS सीखा था, उसको देखा था कि CSS क्यों यूज़ करते हैं। आज हम CSS सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और CSS सेलेक्टर्स की डिफरेंट जो टाइप्स हैं, जैसे कि CSS एलिमेंट सेलेक्टर, CSS आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर, इसको देखेंगे ये डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर्स क्यों यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि CSS सेलेक्टर्स का बुनियादी पर्पज़ क्या है। CSS सेलेक्टर्स एक पेज में से HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ताकि हम उन एलिमेंट्स पे स्टाइल अप्लाई कर सकें। जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में देखा था CSS क्यों यूज़ होती है। CSS एक पेज की लेआउट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। हम डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने उस पेज में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, जैसे पैराग्राफ का एलिमेंट है, हेडिंग का एलिमेंट है या कोई और एलिमेंट है, उस पर अगर आपने कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो इसका मतलब आपको उसको उस एलिमेंट को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एक पेज में से एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, इसको हम CSS सेलेक्टर्स कहते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होगा। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टर। जैसे कि अज्यूम करें आपने हेडिंग को H1 को एक कोई स्टाइल अप्लाई करना है, H1 के लिए कोई स्टाइल को डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे पहले सेलेक्टर लिखते हैं। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा था पैराग्राफ के लिए H1 आ जाएगा, वो सेलेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कि हमने कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे हेडिंग H1 को सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। फिर आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और फिर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी क्या है, कलर, फिर कॉलन, फिर उसकी वैल्यू, जैसे कलर कॉलन बिलो। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस तरह से हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है। फिर अगर आपने एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो सेमी कॉलन ऐड करेंगे। फिर सेकंड प्रॉपर्टी डिफाइन करें। जैसे यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज को डिफाइन किया, फॉन्ट साइज आ गया और उसके बाद कॉलन और उसकी वैल्यू। तो बेसिकली ये सिलेक्टर्स का सिंटैक्स है। जितने भी हम सिलेक्टर्स डिफाइन करेंगे इन्हीं इसी रूल्स की बेस पे करेंगे। यानी हमारे पास पहले सिलेक्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना है तो क्या किस तरीके से करेंगे। अब हम कोड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास नोटपैड में एक बेसिक HTML फाइल मैंने पहले क्रिएट कर लिया है और एक एक्सटर्नल CSS फाइल भी ऐड कर लिया है। जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह से हम CSS यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेहतर होता है कि आप एक एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करें और वहीं पर सारे रूल्स को डिफाइन करें। तो इस HTML पेज के अंदर एक्सटर्नल CSS फाइल एडिड है और इस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। फिलहाल ये एम्प्टी फाइल है। अब हम इसके अंदर रूल्स को ऐड करने के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एलिमेंट सेलेक्टर। अभी हमने टाइप्स देखी हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले CSS एलिमेंट सेलेक्टर, तो हम एलिमेंट सेलेक्टर को पढ़ते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब ये है कि आपने CSS डिफाइन करनी है किसी HTML एलिमेंट के लिए, मिसाल के तौर पर पैराग्राफ। ठीक है, ये H1। जैसे कि मैं लास्ट सेक्शन में किया था, लास्ट सेक्शन में जो हम CSS यूज़ कर रहे थे बेसिकली वो एलिमेंट सेलेक्टर को ही यूज़ करते हुए कर रहे थे। तो अगर आपने एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करना है तो आप एलिमेंट लिखते हैं, जैसे कि पैराग्राफ, फिर क्या लिखेंगे, शाबाश, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर्टी दिखाएंगे। जैसे हम करते हैं कलर कॉलन ग्रीन, फिर सेमी कॉलन आ जाएगा और उसके बाद अज्यूम करें हम फॉन्ट साइज कॉलन 15। तो ये बेसिकली एलिमेंट सेलेक्टर मैंने डिफाइन किया है। इसका मतलब है कि जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स होंगे मेरे पेज के अंदर, उन पे कौन सा स्टाइल अप्लाई हो जाए, ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए। अब हम इस पे वापस आते हैं और यहाँ पर एक पैराग्राफ डिफाइन करते हैं। दिस इज माई फर्स्ट पैरा। पेज को सेव करें, CSS फाइल को भी सेव करें और अब इस पेज को हम ओपन करते हैं। इसमें क्रोम में ओपन विथ पे आ जाएं और क्रोम में ओपन कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो पैराग्राफ आ रहा है वो ग्रीन है और उसका फॉन्ट साइज भी 50 है, जो कि हमने वहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ करते हुए डिफाइन किया है। ठीक है,
यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये हो गया एलिमेंट सेलेक्टर। अब नेक्स्ट सेलेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेलेक्टर मेरे पास कौन सा है, आईडी सेलेक्टर। अब आईडी सेलेक्टर देखते हैं, आईडी सेलेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है। जब भी आपने आईडी सेलेक्टर डिफाइन करना है तो हम किस तरह से करेंगे, हम एक हैश का साइन यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे हैश, ठीक है, और जूम करें पैरा 1। ये हमने डिफाइन कर लिया आईडी सेलेक्टर, ठीक है। और आईडी सेलेक्टर में हम लिख देते हैं, जूम करें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और कलर कर लेते हैं हम रेड, ठीक है। तो ये जो भी हमने सिलेक्टर डिफाइन किया, ये आईडी सिलेक्टर है। आईडी सिलेक्टर जब भी डिफाइन करनी है तो आप हैश के साइन से शुरू करेंगे और उसके बाद आईडी लिखेंगे, ठीक है, पैरा 1। ये मैंने एक एज्यूम किया आईडी, आप कोई भी आईडी लिख सकते हैं। आप ID1, ID2, माई आईडी, कोई भी नाम आईडी को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पैरा 1 मैंने लिखी है। अब हम इस पेज पे वापस आते हैं और एक और पैराग्राफ डिफाइन करते हैं। अब पैराग्राफ के यहाँ पे आपने आईडी का एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, इक्वल, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पैरा 1। जो आईडी वहाँ पे डिफाइन की थी ना CSS के अंदर, पैरा 1 डिफाइन की थी, वही आईडी आप इस पैराग्राफ पे डिफाइन करेंगे, पैरा 1, ठीक है। अब आप पेज को रिफ्रेश करें और अब देखिए जो सेकंड पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। बस इसका कलर रेड है और सेंटर अलाइन भी, क्योंकि हमने आईडी सेलेक्टर के अंदर क्या डिफाइन किया था, कलर रेड डिफाइन किया था और टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था, ठीक है। एक और चीज़ नोट करें कि अब मेरे पास पैराग्राफ के लिए एक पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्टर भी डिफाइन किया हुआ है और एक आईडी सेलेक्टर भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने आईडी पैरा 1 लिखा था, तो इसका मतलब अब इसका कलर कौन सा होगा। अगर तो आपने आईडी सेलेक्टर डिफाइन किया हुआ है तो वो चीज़ें यहाँ पे इस पर अप्लाई होंगी जो कि आपने आईडी के अंदर डिफाइन की हुई थी। पैराग्राफ के लिए यहाँ पे कलर डिफाइन ग्रीन किया हुआ है, लेकिन आईडी सेलेक्टर की प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो जो चीज़ें आईडी सेलेक्टर के अंदर, जो कलर आपने आईडी सेलेक्टर के अंदर डिफाइन किया तो वो इस पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, तो फ़ॉन्ट साइज़ वो कहाँ से गेट कर रहा है, यहाँ से गेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ज़ूम करते मैं डिफाइन करता हूँ 10। अब फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा यूज़ होगा, पी का यूज़ होगा या पैरा 1 का यूज़ होगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जो आईडी सेलेक्टर होता है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी पैरा 1 में से यूज़ होगा, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करें, देखें जहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपने दो सिलेक्टर डिफाइन किए हुए हैं, एक पैरा एलिमेंट सिलेक्टर डिफाइन किया हुआ है और एक आईडी सिलेक्टर है, और उस पैराग्राफ पे आपने अगर आईडी सिलेक्टर लगाया तो सबसे पहले वो चीज़ें अप्लाई होंगी जो कि आईडी सिलेक्टर के अंदर डिफाइन हुई हैं, और उसके बाद जनरल जो है एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर डिफाइन हुआ वो चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 20 कर देते हैं ताकि शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाए, विजिबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना कि जो आईडी सिलेक्टर होता है ना, एक एचटीएमएल पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स डिफाइन हुए हैं वो आईडीज़ वहाँ पे यूनिक होती हैं। इसका मतलब ये कि जो आपने आईडी पैरा 1 डिफाइन की है वो सिर्फ एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक और पैराग्राफ डिफाइन करें, जैसे इधर कॉपी पेस्ट किया और उसकी आईडी भी पैरा 1 रख दें, ठीक है। इस तरह से गलत है, ठीक है। आपने जब भी आईडी डिफाइन करनी है तो आईडी यूनिक होती है। यूनिक का मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। एक एचटीएमएल पेज के अंदर तमाम एलिमेंट्स की आईडी यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। अगर आपने एक और पैराग्राफ डिफाइन करना हो उसकी आईडी भी डिफाइन करनी है तो आप उसको डिफरेंट नाम देंगे, जैसे पैरा 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है कि जो आईडी सिलेक्टर है वो कितने एलिमेंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं एक पेज के अंदर। लेकिन अगर एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे 5 पेजेस हैं, तो हर पेज के अंदर आईडी पैरा 1 हो सकती है, लेकिन एक पेज के अंदर एक ही होगी। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। तो ये था आपके पास आईडी सिलेक्टर। अब हम आते हैं क्लास सिलेक्टर के ऊपर। थर्ड टाइप हमारे पास क्या थी, क्लास सिलेक्टर, ठीक है। ये क्लास सिलेक्टर। अच्छा, अब हम क्लास सेलेक्टर डिफाइन करते हैं। क्लास सेलेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं जी, क्लास सेलेक्टर डिफाइन करने के लिए डॉट का सिंबल होता है, डॉट लिखेंगे और आप अज्यूम करें क्लास का नाम है सेंटर क्लास, यहाँ से सेंटर दे देते हैं नाम, ठीक है। जो मेरी क्लास का नाम है वो है सेंटर, ठीक है।
और यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, यानी कि इस क्लास के अंदर जो टेक्स्ट कर रहे हैं वो सेंटर अलाइन कर रहे हैं, और कलर हम दे देते हैं ब्राउन। ठीक है, तो मैंने अब एक और सिलेक्टर डिफाइन किया है, और उस टाइप उसका टाइप है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर हमेशा डॉट से स्टार्ट होगा, आईडी सिलेक्टर हैश से स्टार्ट होगा, और एलिमेंट सिलेक्टर एलिमेंट से स्टार्ट होगा, जैसे कि पी एलिमेंट था। ठीक है, तो ये आपके पास क्लास सिलेक्टर आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि हमने अब करना है, अब हम एक और पैराग्राफ डिफाइन करते हैं और उस पर क्लास सिलेक्टर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसको पैराग्राफ को कॉपी करते हैं, कंट्रोल से, कंट्रोल सी, इसको कहते हैं सेकंड, और यहाँ पे अब हमने आईडी नहीं डिफाइन करनी, हमने लिखना है क्लास इक्वल डबल कोट्स। अच्छा, जो क्लास का नाम क्या था, सेंटर, हम यहाँ पे लिख लेंगे सेंटर। ठीक है, और इधर आते हैं, पेज के ऊपर आते हैं। अच्छा, अब ये देखें, दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ। अब देखिए यहाँ पे क्लास सेलेक्टर अप्लाई हुआ है। क्लास सेलेक्टर पे हमने कलर कौन सा डिफाइन किया था, दोबारा यहाँ पे आए, क्लास सेलेक्टर मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था और कलर ब्राउन किया था, और फॉन्ट साइज क्योंकि वो जनरल की एलिमेंट से ले रहा है तो इसलिए वो 50 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि फॉन्ट साइज हमने अलग से क्लास सेंटर में डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो देखें, दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ जो कि क्लास सेलेक्टर से वो गेट कर रहा है। अच्छा, क्लास सेलेक्टर का क्या फ़ायदा है, अगर आपने यही स्टाइल जो है अभी कलर ब्राउन और सेंटर है, एक और एलिमेंट पे भी अप्लाई करना है, जैसे कि एच सर्च करें, H1 पे क्लास सेलेक्टर हम एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। दिस इज माई फर्स्ट H1 हेडिंग, हम एक हेडिंग डिफाइन करते हैं आईडी सिलेक्टर तो यूनिक होता है, एक दफ़ा यूज़ हो सकता है, लेकिन जो क्लास सिलेक्टर होता है वो मल्टीपल एलिमेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आपने एक क्लास डिफाइन कर ली और उसमें बेसिक रूल्स डिफाइन कर दिए जो कि आपने मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ करने हैं। तो हम यहाँ पे H1 के अंदर भी क्या डिफाइन कर देंगे, क्लास का है हमारी सेंटर। इसका मतलब ये कि जो हेडिंग है, हेडिंग क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, हेडिंग पे भी वही रूल लगेंगे जो कि क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास हेडिंग है, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग H1 हेडिंग, इसका कलर भी ब्राउन है और ये सेंटर अलाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्लास सिलेक्टर होता है वो एक पेज के अंदर एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन जो आईडी सिलेक्टर है वो एक पेज के अंदर सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होगा। इन दोनों में ये फ़र्क है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, अब हम एक और क्लास डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं लार्ज। एक सेंटर क्लास थी, एक हम क्लास डिफाइन करते हैं लार्ज के नाम की। ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं फॉन्ट साइज 100 पिक्सल। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास अब एक सेंटर की नाम की क्लास है, एक लार्ज के नाम की क्लास है। अब हमने क्या करना है कि अब मैं यहाँ पे ये एग्जांपल करने देता हूँ कि आप एक एलिमेंट पे एक से ज़्यादा क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस पैराग्राफ पे भी आपने क्लास सेंटर अप्लाई की थी, अब हम इस क्लास के ऊपर इस पैराग्राफ पे एक और क्लास अप्लाई करते हैं लार्ज। इसका मतलब ये कि ये जो पैराग्राफ डिस्प्ले होगा ये सेंटर क्लास की भी स्टाइल को गेट करेगा, और जो लार्ज स्टाइल क्लास के अंदर स्टाइल डिफाइन है उसको भी गेट करेगा। अब इस पेज को रिफ्रेश करें, अब ये देखिए यहाँ पे इसका टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया क्योंकि अब 100 पिक्सल हमने सेट किया था लार्ज क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक जो क्लास है वो मल्टीपल एलिमेंट्स पे भी यूज़ हो सकती है और एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस भी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अभी तक हमने एक एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा है, आईडी सेलेक्टर पढ़ा है और एक क्लास सेलेक्टर पढ़ा है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, और उसमें हम एक और क्लास सेलेक्टर डिफाइन करते हैं। ये एक और तरीका देखते हैं क्लास सेलेक्टर डिफाइन करने का। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर p डॉट सेंटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अब मैं एक सेंटर क्लास डिफाइन किया, लेकिन किस किस एलिमेंट के लिए किया, सिर्फ p एलिमेंट्स के लिए किया। ठीक है,
तो हम यहाँ पे आते हैं, ऐसे लिखते हैं पी डॉट सेंटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन कॉलम सेंटर और सेमी कॉलम, और फिर कलर हम लिखते हैं यहाँ पे, अब हम लिखते हैं येलो। ठीक है। अब पी डॉट सेंटर का मतलब ये एक ऐसी क्लास है जो किसके लिए, पैराग्राफ के लिए है। एक एक प्लेन सेंटर क्लास है जिसमें कलर ब्राउन है, और एक पी डॉट सेंटर जिसमें कलर येलो है। अब आपके ख्याल में ये जो क्लास सेंटर यहाँ पे मैंने लिखी है और एक पी के अंदर लिखी है, किस में कलर चेंज होगा? क्या H1 में भी कलर चेंज होगा येलो, या सिर्फ इधर ही कलर चेंज होगा? अब इसको रिफ्रेश करके वैलिडेट करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो कलर किसका चेंज हुआ, सिर्फ पैराग्राफ का येलो है, H1 का कलर ब्राउन ही रहा है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि H1 के अंदर जो क्लास सेंटर यूज़ की हुई थी उसमें कलर कौन सा था, ब्राउन था। ठीक है। लेकिन पी डॉट सेंटर के अंदर जो पैराग्राफ की सेंटर क्लास है उसके अंदर कलर कौन सा था, येलो। तो अब यहाँ पे जो सेंटर अप्लाई हो रही है पैराग्राफ के लिए, सेंटर कौन सी अप्लाई हो रही है, जो पैराग्राफ के लिए हमने डिफाइन की हुई थी, इसलिए यहाँ पे येलो कलर हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारे पास क्लास सेलेक्टर भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट सेलेक्टर की टाइप कौन सी थी, हम वापस स्लाइड में जाते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्यों डिफाइन किया जाता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर इसलिए डिफाइन किया जाता है कि अगर आपने एक ऐसी क्लास डिफाइन, एक ऐसा सेलेक्टर डिफाइन करना है जो कि तमाम एलिमेंट्स के लिए है, जो सब पे अप्लाई हो। मिसाल के तौर पर अब हम इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि हमने लिखना है स्टैटिक, और फिर कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, और इसके अंदर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर में लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर बिलो। ठीक है। तब ये यूनिवर्सल सेलेक्टर डिफाइन किए उन एलिमेंट्स के लिए जिनके ऊपर आपने कोई स्पेसिफिक क्लास या आईडी नहीं अप्लाई नहीं की होगी। ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से देखते हैं कि मैं एक और हेडिंग ऐड करता हूँ, H2 जिम करें, H2 ऐड की है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज माई H2 हेडिंग एंड आई एम अप्लाइंग स्टाइल, बस के भी लिख देता हूँ। अब देखें जो H2 डिफाइन किया है इसके अंदर ना ही मैंने कोई क्लास सेलेक्टर यूज़ किया, ना ही आईडी सेलेक्टर यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो इस पर कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा? वो स्टाइल अप्लाई होगा जो कि यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर डिफाइन हुआ, जैसे कि कलर बिलो। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे दिस इज माई H2 हेडिंग एंड आई एम पेंसिल, तो इसका कलर ब्लू क्यों है? क्योंकि ये कलर कहाँ से आ रहा है, यूनिवर्सल सेलेक्टर की जानिब से। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर कब यूज़ होता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर तमाम एलिमेंट्स के लिए यूज़ होगा जहाँ पे आपने कोई भी क्लास या आईडी या कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया होगा। ठीक है। यहाँ तक था यूनिवर्सल सेलेक्टर की एग्जाम्पल। अब हमारे पास लास्ट क्या रह गया है? लास्ट हमारे पास रह गया एक और सिलेक्टर जो कि ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो ग्रुपिंग सिलेक्टर की हम एग्जांपल अब करते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर की एग्जांपल इस तरह से हम करते हैं कि अब आपके पास अज्यूम करें CSS के अंदर वापस जाते हैं और इसको ज़रा क्लीन कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ग्रुपिंग सिलेक्टर इसको भी डिलीट कर दिया, सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। इसे पैराग्राफ पे रखते हैं और अज्यूम करें आपके पास एक पेज के अंदर एक पैराग्राफ है और एक H1 हेडिंग है और एक H2 हेडिंग है। सबका स्टाइल सेम है। ठीक है। आपने सबका सेम स्टाइल डिफाइन करना है, और यहाँ से इसको भी ज़रा क्लीन कर देते हैं। पैराग्राफ आ गया है, इसको भी ज़रा डिलीट कर दें। H1 पे भी क्लास ओपन कर दी और H2 पे भी। अब हमारे पास एक पैराग्राफ P है, H1 है और H2 है। ठीक है। P H1 H2 और सबका सेम हमने डिफाइन किया। इसको सेव कर लें, यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करें। ठीक है। अब आप देखेंगे आपके पास तीनों पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है, लेकिन तीनों का स्टाइल कहाँ से आ रहा है? जो कि आपने CSS फाइल में अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब अब इसके रूल सेम है, H2 का भी रूल सेम है, H1 में भी वही चीज़ डिफाइन की हुई है,
पी में भी वही डिफाइन किया है। तो बजाय कि आप अलग अलग डिफाइन कर लें, आप इसको ग्रुप कर लें। आप पी लिखें, कॉमे के बाद H1 लिखें, कॉमे के बाद H2 लिखें, ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। अब आप सेव कर लें। तो इसका मतलब ये कि आपने ग्रुप कर दिया, तमाम सेलेक्टर ग्रुप कर दिया, इसको हम ग्रुपिंग सेलेक्टर कहते हैं, ठीक है। कि ऐसे रूल्स जो कि तमाम कुछ एलिमेंट्स के लिए कॉमन थे, तो बजाय कि आप अलग अलग लिखें, आप उनको ग्रुप की फॉर्म में लिख दें। अब आपने ग्रुपिंग कर लिया, पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो ग्रुपिंग सेलेक्टर इसलिए यूज होता है, लास्ट सेलेक्टर है हमारे पास ग्रुपिंग सेलेक्टर। अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आपके पास रूल सेम है, यानी कलर ग्रीन था, फॉन्ट साइज 50 था, तो आप उसको अलग अलग डिफाइन करने के बजाय कि अलग अलग आपने पी में भी अलग डिफाइन किया, H1 में भी अलग डिफाइन किया, H2 में भी अलग डिफाइन किया, अलग अलग डिफाइन करने के बजाय आप एक ही जगह पर डिफाइन कर लें, तो इसको हम ग्रुपिंग सेलेक्टर कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर सीखे हैं, ठीक है। पहले हमने सिलेक्टर का पर्पस समझा है कि सिलेक्टर का पर्पस क्या है कि एचटीएमएल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और उन पर स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। और सिलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि एलिमेंट सिलेक्टर आज हमने सीखा है, आईडी सिलेक्टर सीखा है जो कि यूनिक होता है, एक पेज पे एक ही आईडी यूज़ होती है। क्लास सिलेक्टर सीखा है, क्लास सिलेक्टर आप एक पेज पे मल्टीपल दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर सीखा है जो कि जिसके अंदर आप यूनिवर्सल रूल्स अप्लाई डिफाइन करते हैं तमाम एलिमेंट्स के लिए। और ग्रुपिंग सिलेक्टर जिसके अंदर आप ग्रुप कर देते हैं तमाम उन एलिमेंट्स को जिनके लिए रूल सेम हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।